हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। करप्शन की गंदगी इंसान से इंसानियत छीनती जा रही है। ऐसे में करप्ट लोगों की किलिंग यही एक रास्ता रह जाता है और यही इस मूवी की थीम भी है। मूवी काफी सेंसिटिव है तो इसे आखिर तक देखना। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इंडोनेशिया मलेशिया बॉर्डर, जो डायाकी कबीले का घर है, वहाँ सब अंधाधुंध है। यहाँ के लोगों का मानना है कि पैराकू नक्सल फोर्स के लीडर एबोंग का भूत इसी जंगल में रह के कबीले की रक्षा करता है। हिंसा की वजह से यहाँ हमेशा तनाव बना रहता है। ऐसे में बॉर्डर पे बसे एक ढाबे की छत पे एक डेड बॉडी आके गिरती है, जिस पर सर किसी और का है तो बाकी शरीर किसी और का है। अब पुलिस इस केस की तहकीकात शुरू करती है। मलेशियन पुलिस और इंडोनेशियन पुलिस इस केस को एक दूसरे पे धकेल रही है। आखिर में दोनों मिलके केस को रफा दफा करने की सोचते हैं। इस मामले की तहकीकात करने इंडोनेशियन पुलिस डिटेक्टिव संजा को भेजते हैं, जिसे देख के बॉर्डर पुलिस का चीफ पैनाका परेशान होता है। अब संजा उस डेड बॉडी को देखती है। सर किसी तारिक नाम के आदमी का है, जो मलेशियन बॉर्डर मिलिट्री में सार्जेंट था। इंस्पेक्टर थॉमस बताता है कि बाकी बॉडी जुइंग नाम के डायक कबीले वाले की है। ऑटोप्सी डॉक्टर बताती है कि उन्हें शर्ट और पैंट पे फर्टिलाइजर्स मिले हैं, जो यहाँ के पाम प्लांटेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। बॉडी पे इंजेक्शन के मार्क मिले हैं, जिसमें से बॉडी प्रिजर्व करने के केमिकल्स शरीर में इंजेक्ट किए होंगे। इस जुइंग का मर्डर 1 महीने पहले हुआ है, तो तारिक का मर्डर 3 हफ्ते पहले हुआ है। सर पे कोई भारी चीज मार के उसका मर्डर किया गया है। सर तो बाद में काटा गया है। तभी जुइंग की वाइफ और रिलेटिव्स आके हंगामा खड़ा कर देते हैं। जुइंग के कजिन तनाका को लगता है कि मर्डरर कोई पुलिस का ही आदमी है, तो अब संजा क्राइम लोकेशन पे जाती है। सर और बॉडी दोनों को मर्डरर ने रात में आके पेड़ पे लटका दिया था, मगर ये काम करना उतना आसान है नहीं। अब संजा और थॉमस दोनों पास ही रेमंड के कॉफी शॉप जाते हैं। रेमंड जो वहाँ के प्लांटेशन का वॉचमैन है, उसके शॉप के आसपास जो पाम प्लांटेशन है, वही की मिट्टी जुइंग के कपड़ों पे पाई गई है। रेमंड को लगता है ये मर्डर एबोंग कर रहा है, जो जंगल का भूत है। संजा को प्लांटेशन में वीरान पड़ी एक फैक्ट्री दिखाई देती है। रेमंड बताता है कि कभी कभी वहाँ से चीखों की आवाजें सुनाई पड़ती है। पहले वहाँ कुछ लोग पूनम की रात बच्चों की बलि देते थे। थॉमस संजा से कहता है कि गांव वाले तो अंधविश्वासी होते हैं। संजा समझ नहीं पाती कि मर्डर करके पेड़ पे लटकाने का क्या मतलब है। डायक कबीले का मानना है कि एबोंग का भूत उन्हीं पेड़ पे रहता है, मगर उसे लगता है कि तारिक और जुइंग के बीच जरूर कोई कनेक्शन है। अब संजा पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहाँ इंडोनेशियन बॉर्डर पुलिस का इंचार्ज राशिद उनकी राह देख रहा होता है। वो संजा के फादर का दोस्त रह चुका है। राशिद संजा को हिदायत देता है कि वो कोई गड़बड़ ना करे, वरना इस बार वो उसे बचा नहीं पाएगा। ऐसा उसने क्यों कहा ये बाद में हमें पता चलता है। यहाँ दूर कई जंगल में कोई अनजान शख्स किसी के कटे सर को पेट्रोल डाल के जलाता है। दूसरे दिन संजा पास ही के मलेशियन टाउन जाती है। जब वो वापस अपनी कार के पास लौटती है तो वहाँ एक एनवलप रखा उसे मिलता है। अंदर लेटर पे लिखा होता है कि 3 महीने पहले पुलिस को किसी इंडोनेशियन सिटीजन की बिना सर की बॉडी मिली थी, तब भी उन्होंने कोई तहकीकात नहीं की। अब और 2 मर्डर हुए हैं, तो पुलिस जल्दी से इन मर्डर केस को सॉल्व करे। अब संजा 3 महीने पहले हुए उस विक्टिम की ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ती है, जिसके हाथ पे गरुड़ का टैटू है और जिसकी बॉडी से सर गायब है। वो ढाबे पे बैठी होती है कि वहाँ उसकी मुलाकात 14 साल की शीना से होती है। शीना बताती है कि वो प्लांटेशन में काम करने जा रही है एवं उसकी रक्षा करेगा। तभी रंबा नाम की उनकी केयरटेकर आके शीना और बाकी बच्चों को अपने साथ एक वैन में बिठा के वहाँ से लेके जाती है। यहाँ जंगल में तनाका इंडोनेशियन बॉर्डर फोर्स के कुछ लोगों पे अटैक करके वहाँ से भाग जाता है, तो उसकी तहकीकात करने संजा पैनाका के साथ उसके घर पहुँचती है। संजा को पता चलता है कि जुइंग गांव का हीरो था, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए मुहिम चला रहा था। डाया की जमाती इंडोनेशियन पुलिस और मिलिट्री फोर्स से नफरत करती है। वो मलेशियन लीडर तजाकू को सपोर्ट करती है। तनाका की खोज में थॉमस और संजा तजाकू के इलाके में पहुंच जाते हैं। वहाँ छुपा हुआ तनाका उन्हें देख के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो संजा उसका पीछा करके उसे अरेस्ट करती है। तनाका स्टेटमेंट देता है कि वो मिलिट्री बेस से लकड़ा उठाने गया था, जो उनके कबीले की संपत्ति है। वो बताता है कि 3 महीने पहले जिस इंडोनेशियन आदमी की डेड बॉडी मिली थी, जुइंग का मर्डर भी उसी की कड़ी है। थॉमस संजा से कहता है दरअसल पिछले कुछ सालों से आसपास के गाँव से कई बच्चे गायब हुए हैं। थॉमस को लगता है इसके पीछे तजाकू का हाथ है। तभी रेमंड मैसेज करके संजा को बुलाता है। रेमंड बताता है जुइंग यहाँ हो रहे प्लांटेशन के खिलाफ था, क्योंकि उसी वजह से जंगल के पेड़ काटे जा रहे थे, तो कुछ लोग जुइंग के खिलाफ भी थे। जुइंग अपने फायदे के लिए कबीले को इस्तेमाल कर रहा है। वो पॉलिटिशियन बनना चाहता था। रेमंड बताता है कि एबोंग ने मर्डर किए हैं, तो उसके पीछे कोई वजह होगी। थॉमस संजा से कहता है कि एबोंग नाम का कोई भूत नहीं है, वो एक मनगढ़ंत कहानी है। उसी वक्त दूर किसी रास्ते रंबा बच्चों को लेके वैन से जा रही होती है।
कि उस पे हमला होता है तो वैन में बैठी शीना एक लड़की के साथ जंगल में भाग जाती है। दूसरे दिन सुबह एक लोकल आदमी को पेड़ से लटकता रंबा का कटा हुआ सर दिखता है तो अब क्राइम लोकेशन पे पुलिस आती है। संजय थॉमस से कहती है कि रंबा वही औरत है जो उस दिन लड़कियों को वैन में से लेके जा रही थी। रंबा के फोन पे उन्हें 3 महीने पहले मर्डर किए गए उस अनजान इंडोनेशियन आदमी की फोटो भी मिलती है जिसके हाथ पे गरुड़ का टैटू है। रंबा के फोन में उन्हें अगाम नाम के आदमी की फोटो भी दिखती है जो लोकल गैंगस्टर है। इस अगाम के फोटो उन सभी विक्टिम के साथ दिखाई देते हैं। पैनाका को जंगल में रंबा की वैन भी मिलती है। रंबा की वैन में 3 लड़कियां थी, एक मिल चुकी है तो 2 गायब हो चुकी है जिनके फेक इंडोनेशियन पासपोर्ट वैन में पड़े मिले। संजय को लगता है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है तो अब संजय अगाम को मिलने का फैसला करती है। संजय और थॉमस अगाम के घर जाके उसे गन पॉइंट पे रख के अरेस्ट करते हैं। संजय को यकीन है कि अगाम ही इल्लीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है मगर पैनाका अगाम को बिना ठोस सबूत के चलते छोड़ने का फैसला करता है। संजय छानबीन करती है तो उसे पता चलता है कि जब भी ये मर्डर हुए हैं उनके 1 हफ्ते बाद कई जवान लड़कियों को फेक पासपोर्ट के जरिए बॉर्डर पार कराया गया है। रंबा इसकी एजेंट थी। थॉमस वापस लौटी उस लड़की के फादर आरूम को पुलिस स्टेशन लाता है तो वो बताता है कि पैसे के लिए उसने अपनी लड़की को बेचा। गांव में बहुत सारे लोग यही करते हैं। दूसरी ओर संजय बॉर्डर क्रॉस करके मलेशिया जाती है और अगाम को अरेस्ट करती है तो वो मलेशियन पुलिस को संजय की कंप्लेंट करता है। इस बात पे पैनाका संजय पे गुस्सा होता है तो संजय को लगता है कि पैनाका अगाम से रिश्वत लेता है तो पैनाका संजय को वापस जकार्ता जाने की नोटिस देता है। अब संजय थॉमस से कहती है कि वो जान चुकी है उस दिन थॉमस ने वो लेटर उसके कार के पास छोड़ा था। थॉमस बताता है कि वो भी डायकी कबीले से बिलोंग करता है, उसे अपने लोगों की चिंता है तो वो चाहता है कि उनके मर्डर की तहकीकात हो। अगले दिन उस आरूम का भी मर्डर होता है जिसने अपनी लड़की को बेचने की कोशिश की थी। पुलिस को आरूम की बॉडी उसके कटे हुए सर के साथ मिलती है। संजय को पता चलता है कि कल पूनम की रात थी। वो देख के उसे रेमंड की बातें याद आती है कि पूनम की रात को आदिवासी कबीले में बलि दी जाती थी तो अब वो उस सुमसान फैक्ट्री जाती है जो अब खंडहर बन चुकी है। वहाँ उसे कुछ खाने की चीजों के रैपर मिलते हैं। उन पर लिखी डेट से पता चलता है वो हाल ही के है, मतलब यहाँ किसी का आना जाना है। तभी एक मास्कमैन संजय पे हमला करता है। संजय उससे फाइट करने की कोशिश करती है मगर वो आदमी संजय पे ओवर पावर होता है और उसे एक कुएं में फेंक देता है। यहाँ जंगल में शीना और वो दूसरी लड़की रास्ता भटकते हुए एक अजीब जगह पहुंचती है जहाँ रंबा की बाकी बॉडी और जूइंग का कटा सर पड़ा होता है। शीना डर के मारे भागती है। दूसरी ओर कुएं में पड़ी संजय को काफी देर के बाद होश आता है। वो उस कुएं से बाहर आने की नाकामयाब कोशिश भी करती है कि तभी थॉमस आके उसे बचाता है। वो बताता है कि रेमंड ने उसकी चीखें सुनी और उसे इन्फॉर्म किया। रात को दोनों बातें करते हैं तो थॉमस बताता है कि वो डायक कबीले से है मगर वो अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा के रखता है क्योंकि वो कबीले के दुश्मन इंडोनेशियन पुलिस में काम करता है। पुलिस में रह के वो अपने कबीले को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो अब संजय भी उसे अपनी स्टोरी बताती है कि पुलिस में भर्ती होने के बाद एक दिन उसने एक्सीडेंटली साइकिल चला रही एक छोटी लड़की को कार से कुचल दिया जिसमें उस लड़की की मौत हो गई। इस बात को लेके संजय अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहती थी मगर उसे रोका गया। दोनों यहाँ बात कर रहे होते हैं कि तभी संजय की पहचान रेमंड के असिस्टेंट राकू से होती है। वो संजय से कहता है कि जिस दिन तारिक और जूइंग की बॉडी को पेड़ पे लटकाया गया था उस रात वो नशे में धुत था तो रात को रेमंड ने चौकीदारी की थी। तभी पुलिस को रंबा की बाकी डेड बॉडी मिलती है। रात को संजय थॉमस को पैनका से पैसे लेते हुए देखती है। वो देख के वो समझ जाती है सब रिश्वतखोर है। अगले दिन बॉर्डर फोर्स उन मिसिंग 2 लड़कियों को ढूंढने के लिए जंगल छान मारने का फैसला करता है जिनको रेमंड गाइड कर रहा है। पैनका संजय से कहता है कि वो अपने ट्रांसफर लेटर पे साइन करे। रात को थॉमस संजय की रूम में चोरी छुपे आता है तो संजय उसे गन पॉइंट पे लेती है। अब उसे किसी पे विश्वास नहीं रहा। थॉमस उससे कहता है कि अगर वो रिश्वत में शेयर नहीं लेता तो उसे भी किसी केस में फंसाया जाता। संजय थॉमस से कहती है कि उसे रिश्वतखोरी से सख्त नफरत है क्योंकि उसका काला पास्ट इसी बात से जुड़ा है। उसके कार के सामने आके जो बच्ची मरी थी उसके माँ बाप की चीखें अभी भी उसे सुनाई पड़ती है मगर चूंकि उसके अपने डैडी पुलिस फोर्स के बड़े अफसर थे तो पैसे खिला के उस केस को दबाया गया मगर उससे उसके सर के पाप का बोझ और बढ़ गया। वो अपने आप से की बेईमानी थी। वो अपना गुनाह कबूल भी लेती मगर बड़े लोगों की धमकी के नीचे वो दब गई। ये बात उसे इतने सालों के बाद भी चैन से रहने नहीं दे रही। संजय थॉमस से कहती है कि वो तो जकार्ता वापस जा रही है मगर थॉमस उन मासूम बच्चियों को ढूंढ निकाले। रात को कोई साजिश करके कबीले के घरों को आग लगाता है। संजय आग बुझाने में उनकी मदद करती है। अगले दिन संजय तनाका से मिलती है। वो संजय से कहता है कि अगाम के साथ पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। गांव के लड़कियों को पैसे का लालच देके बाहर के देशों में बेचा जाता है।
जूइंग छुपके से इसकी छानबीन कर रहा था तो उसे मार दिया गया। मगर ये बात समझ में नहीं आ रही, इस केस में सर किसी और का होता है तो बॉडी डायाकी कबीले के किसी और की होती है। तो अब संजा तनाका के साथ मिलके अगाम को किडनैप करने की सोचती है। दूसरे दिन मलेशिया के एक सुपर स्टोर से अगाम को बेहोश करके वॉशिंग मशीन के बॉक्स में डाल के किडनैप किया जाता है। फिर उसे जंगल में कहीं लाया जाता है। अगाम बताता है कि गरुड़ा टैटू वाले आदमी यानी अशरफ को मारने का ऑर्डर मैंने तारिक को दिया था क्योंकि अशरफ ने मेरा पैसा खाया था। मगर कुछ दिन बाद अशरफ का सर किसी ने मेरे घर भेजा। घबरा के मैंने उसे जंगल में जला दिया। तनाका उससे पूछता है कि उसने जूइंग को क्यों मारा, क्या वो उसकी पोल खोलने जा रहा था इसलिए? अगाम कहता है मैंने जूइंग को नहीं मारा, उसे मारने का ऑर्डर शायद पुलिस फोर्स के अंदर से किसी ने दिया होगा। जूइंग दिन ब दिन उनके लिए सरदर्द बनते जा रहा था। दूसरी ओर थॉमस संजा के कहने पे पैनका को ट्रैप करने की तैयारी शुरू करता है। वो अपना मोबाइल का वीडियो ऑन करके कार में छुपाता है। मगर रास्ते में थॉमस पेशेंस खोके पैनका पे गन तान देता है और उसे इन मर्डर में उसका क्या रोल है पूछता है। पैनका बताता है कि उस दिन उसने उस सुनसान फैक्ट्री में संजा पे हमला किया था, मगर सिर्फ डराने के लिए। थॉमस उससे पूछता है कि वो डायाकी कबीले की लड़कियों को बेचने का गंदा काम क्यों कर रहा है। पैनका कहता है जिंदा रहने के लिए, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब लोग करप्ट है, तो अगर जिंदा रहना है तो उनके जैसा बन के रहना पड़ेगा, हीरोगिरी करके फायदा नहीं। अब थॉमस अगाम को कॉल लगाता है जो संजा के कब्जे में है। मगर अगाम की बातों से पैनाका समझ जाता है कि अगाम संजा के कब्जे में है। अब थॉमस पैनाका को कार में हथकड़ियों से लॉक कर देता है और संजा की तरफ जाने निकलता है। मगर पैनाका बड़ी खूबी से अपने आप को हथकड़ी से छुड़ाता है और थॉमस पे अटैक करता है। हाथापाई में कार पलट जाती है। अब दोनों एक दूसरे पे गन तान देते हैं। पैनाका पुलिस को अगाम के किडनैपिंग के बारे में इन्फॉर्म करता है। तभी किसी के आने की आहट उन्हें सुनाई पड़ती है। तो यहाँ तनाका संजा को झांसा देके अगाम को वैन में से अपने साथ लेके भागता है। वो अगाम को मारना चाहता है, मगर थोड़ी दूर जाते ही पुलिस उसे अरेस्ट करती है। दूर खड़ी संजा ये सब देख रही होती है कि कोई पीछे से आके उसे बेहोश करता है। जब उसे होश आता है तो वो उस वीरान फैक्ट्री में होती है। वहाँ बंदी पड़ी थॉमस की लाश को देख के वो शॉक होती है क्योंकि थॉमस का सर कटा हुआ है। तभी वहाँ खड़ा रेमंड उसे दिखाई देता है और पास ही बेंच पे शीना बेहोश पड़ी होती है। वो संजा से कहता है कि उसने शीना को बचाया है। रेमंड के हाथ में थॉमस का कटा हुआ सर देख के संजा समझ जाती है वही सीरियल किलर है। रेमंड उससे कहता है कि उसने थॉमस को नहीं मारा, पैनका ने मारा है, वो कॉपीकैट किलर है। रेमंड मान जाता है कि वही असली सीरियल किलर है। संजा उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। रेमंड कहता है ताकि दुनिया समझे इस इलाके में क्या हो रहा है। कबीले वालों को पैसे का लालच देके उन्हीं की लड़कियों को बेचने का गंदा काम किया जा रहा है। जब जूइंग और अशरफ ने साथ देने से मना किया तो उन्हें भी मारा गया। मैंने उन्हीं लोगों का मर्डर किया जो इन दोनों की मौत को जिम्मेदार थे और जो लड़की बेचने का काम करते थे। तारिक ने अगाम के कहने पे अशरफ को मारा और इस पैनका के कहने पे जूइंग को मारा। तो मैंने तारिक, रंबा और अरुम को मारा। अब इस पैनका की बारी है। रेमंड चाकू निकाल के पैनका को मारने मुड़ता है तो संजा उस पर गोली चलाती है, मगर तब तक पैनका का सर कट चुका होता है। रेमंड धुंध का फायदा उठा के वहाँ से भाग जाता है। संजा शीना और उस दूसरी लड़की को बचा लेती है तो अगाम जेल में सुसाइड करता है। अगाम चीफ पुलिस पैनका के साथ मिलके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के काम को अंजाम देता था और पैनका ने ही जूइंग का मर्डर तारिक के हाथों करवाया और थॉमस को भी दरअसल रेमंड ने ही मारा था। रेमंड पे जंगल लीजेंड एबोंग बनने का भूत सवार हुआ था। थॉमस को पूरे रिचुअल के साथ अंतिम विदाई दी जाती है। संजा को थॉमस के क्लोसेट में उसने पैनका से लिया पैसा वैसे के वैसा पड़ा हुआ मिलता है। केस सॉल्व करने पे संजा का प्रमोशन होता है, मगर संजा वापस जकार्ता जाने से मना करती है तो बॉर्डर पुलिस का चीफ राशिद उसे धमकाता है कि वो उसके पुराने गुनाह की फाइल खोलेगा। मगर संजा को अब उसकी परवाह नहीं। उसने उस इलाके से करप्शन को उखाड़ने का फैसला किया है। 2 दिन बाद पासी के टाउन में एक पेड़ पे लटक रहा रेमंड का सर मिलता है। संजा समझ जाती है अभी ये केस खत्म नहीं हुआ। आज कबीले का आदमी मरा है, कल इस केस से जुड़ा आर्मी या पुलिस का कोई करप्ट आदमी मरेगा और फिर कोई एबोंग बनने की कोशिश करेगा। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उसी से तो हमारा हौसला बढ़ता है और मेहनत करने भी मजा आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।